नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। महिलाओं की बात, वो भी भारतीय जनता पार्टी। इस पार्टी में लाइन से बलात्कार के आरोपी हों या कुलदीप सेंगर, नित्यानंद, स्वामी चिन्मयानंद जैसे महाराज विभूषित हो, वो पार्टी महिलाओं की बात करेगी। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के ओर चलते हैं अभय जी के पास। महिलाओं की बीजेपी के सच की बात सुनते हैं और समझते हैं कि आखिर खेल क्या है। 4PM में बहुत बहुत स्वागत है अभय जी। संसद में बहस चल रही है और महिला आरक्षण को लेकर बात चल रही है, लेकिन बात ये सब जानते हैं, महिला आरक्षण बहाना है, कहीं और निशाना है। ये सारी कवायद क्या बंगाल में महिलाओं के वोट पाने की है? अब से 30 महीने पहले महिला आरक्षण लागू हुआ। क्यों नहीं एक बिल लाते और ये कहते कि हाँ वाकई में 30 महीने पहले जो हुआ था तभी लागू कर देते। और भारतीय जनता पार्टी क्या मोहन भागवत को ये सुझाव देगी कि संघ का प्रमुख कोई महिला बनाई जाए? भारतीय जनता पार्टी ये सुझाव देगी कि संघ में महिलाओं के प्रवेश कराया जाए? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष का महिला बनाएगी? और सब पति पत्नी माता बहनों का आह्वान कर रहे हैं मोदी जी, क्या जो संघ के नेता दुष्चरित्र के मामले में पकड़े गए उनकी भी याद करेगी भारतीय जनता पार्टी? एपस्टीन फाइल में जिन हरदीप पुरी के नाम को लेकर बार बार चर्चा होती है, मैं ये नहीं कह रहा सही है या गलत है, कि चर्चा होती है, क्या हरदीप पुरी को बाहर का रास्ता दिखाएगी भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि एक बार मीटू लगा था तो उन्होंने इस्तीफा ले लिया था अपने मिनिस्टर का, एमजे अकबर का, लेकिन हरदीप पुरी अभी बचे हुए हैं। तो महिलाओं के सम्मान की बात करने वाली पार्टी क्या चिन्मयानंद, नित्यानंद, कुलदीप सेंगर इन सब नामों पर विचार करेगी? क्या वाकई में है महिलाओं के सम्मान की जिंदा भाजपा को? आपको क्या मानना है? देखिए, आपने जितने भी सवालिया निशान लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मैं उनका जवाब दे देता हूं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जो आपने पूछा है। न वो हरदीप पुरी को निकालेगी, न वो संघ के उन दुष्कर्मियों को निकालेगी जिनकी ओर आपने संकेत किया है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी। मैं भी ऐसा बहुत सारे सवाल लगा सकता था, है? लेकिन भाजपा नहीं करेगी। भाजपा का इसके पीछे एक राजनीतिक उद्देश्य है। राजनीतिक उद्देश्य का एक पहलू अल्पकालीन है और एक पहलू दूरगामी है। अल्पकालीन पहलू उसका यह है भाजपा का कि विपक्ष 2/3 बहुमत भाजपा नहीं प्राप्त कर सकती इसमें, ये उसको पहले से मालूम है, पहले से मालूम था उसको। तो वो ये एक ठीक रहा, विपक्ष के दरवाजे फोड़ देगी, तृणमूल कांग्रेस के दरवाजे फोड़ेगी कि भाई इन्होंने स्त्रियों को आरक्षण नहीं मिलने दिया, उसको लटका दिया स्त्रियों के आरक्षण को, और इस उम्मीद में कि जो स्त्रियों के वोट बहुत ज्यादा ममता बनर्जी को मिलते हैं उसमें से थोड़े वोट इस बात पे कुछ पढ़ी लिखी शिक्षित महिलाओं के वोट ही सही वो उनसे छिटक जाए। ये इस प्रकार का एक अल्पकालीन मकसद उनका है। दीर्घकालीन मकसद क्या है? दीर्घकालीन मकसद दो है। पहला मकसद यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब से नरेंद्र मोदी का उभार हुआ है, पहले कांग्रेस को महिलाओं के ज्यादा वोट मिलते थे किसी भी दूसरी पार्टी के। मतलब 2014 के चुनाव से पहले कांग्रेस को ज्यादा वोट मिलते थे। फिर धीरे धीरे महिला वोटों का शिफ्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें लुभाने के लिए और अपने साथ जोड़े रखने के लिए तरह तरह की युक्तियां भी अपनाई, तरह तरह की तिकड़में भी की। बिहार चुनाव उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, महाराष्ट्र चुनाव उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। महाराष्ट्र चुनाव उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि उन्होंने किस तरीके से महिला वोटरों पर फोकस किया। तो नरेंद्र मोदी को और उनके रणनीतिकारों को कहीं ना कहीं इस बात का विश्वास है कि अगर एक वोटर के तौर पर स्त्री वोटरों की एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक राष्ट्रीय कॉन्स्टिट्यूएंसी उभर आए, तो वो जातियों के जरिए जो खाने बन जाते हैं, उन खानों का उल्लंघन करके औरत की तरह वोट देगी और उसका ज्यादा वोट भाजपा को मिलेगा और किसी संगठन को नहीं मिलेगा और किसी राजनीतिक दल को नहीं मिलेगा। तो उससे वो मानती है कि ये एक स्थायी किस्म का फायदा हमको हो जाएगा, ऐसा उनका मानना है। दूसरा उनका मानना यह है कि अगर हम इसको, मानना था जब वो ये प्रपंच कर रहे थे, इसको अगर हम परिसीमन के साथ जोड़ देंगे और परिसीमन करने के लिए हम 2000 अगले साल जो जनगणना खत्म होगी उसका इंतजार न करके 2011 की यानी पिछली जनगणना के साथ में, पिछली जनगणना के आधार पर हम परिसीमन वगैरह कर देंगे, तो हम जो देश का जो चुनावी बंटवारा जो है
निर्वाचन क्षेत्रों का, उनकी संख्या बढ़ा के और निर्वाचन क्षेत्रों का चुनावी बंटवारा करा के अपने तरीके से देश का चुनावी भूगोल अपने जैसा बना लेंगे, अपने फायदे का बना लेंगे। और इस तरह का भूगोल वो बना सकते हैं, कई बार वो बता चुके हैं। जैसे असम में उन्होंने इस तरह का भूगोल अपने लिए बनाया है। जब भी भाजपा के शासनकाल में जब भी परिसीमन हुआ है, भाजपा ने पूरी कोशिश की है कि विपक्ष से संबंधित जो वोट, जो वो समझती है कि विपक्ष के स्थायी वोट हैं, विपक्ष की तरफ उनका रुझान है, उन वोटों को परिसीमन के जरिए कैसे बिखेर दिया जाए और भारतीय जनता पार्टी के वोटों को परिसीमन के जरिए कैसे एक जगह इस तरह लाया जाए ताकि जीत की संभावनाएं और बढ़ जाए। इस तरीके से वो पूरा बनाना चाहते हैं ताकि 2029 में वो दुर्घटना न घटे, 2024 में घटित हुई थी। इसके लिए सारा प्रपंच हो रहा है। एसआईआर उसका पहला प्रपंच है और परिसीमन उसका दूसरा प्रपंच है। वो पहला चरण था एसआईआर, वो तकरीबन मुकम्मल होने की तरफ बढ़ रहा है, थोड़े बहुत दिन में हो जाएगा और बचा हुआ मुकम्मल हो जाएगा। अभी जिन राज्यों में परिसीमन नहीं, एसआईआर नहीं हुआ, उन राज्यों में अभी शुरू कर देंगे परिसीमन को। और उसका दूसरा चरण जो है, एसआईआर शुरू कर देंगे, दूसरा चरण उसका परिसीमन है। ये है पूरा मकसद। अच्छा, अब अगर 2000 जो जनगणना 2027 में पूरी होकर सामने आएगी, क्योंकि जनगणना कमिश्नर ने कह दिया है कि हम 2027 तक पूरा कर देंगे, इसको पूरा आएगी, तो उसमें क्या वो जातिगत जनगणना है, जातिगत जनगणना आएगा तो पता चल जाएगा कि ओबीसी वोटर कितना है देश में, दलित वोटर कहाँ है, क्या है, ये सब चीजें निकल के आ जाएंगी। तो जैसे ही ये चीजें निकल के आएंगी, वैसे ही महिलाओं को भी बड़े पैमाने पर एहसास होगा कि वो ओबीसी है, वो दलित हैं, उनकी संख्या कितनी है। मतलब जातिगत चेतना जो है उससे और ज्यादा तीखी होगी, स्थापित होगी जातिगत चेतना। लोगों के दिमाग में ये दर्ज हो जाएगा कि वो क्या है दरअसल, और क्या होने की वजह से वो उनका हाल क्या है, अच्छा हो या बुरा हो। मतलब ये सारी चीजें लोग जोड़ने में समर्थ हो जाएंगे। भाई इस देश में ये जो जनगणना जो है वो एक औजारी इस तरह का है। जब पहली बार अंग्रेजों ने देश में जनगणना कराई तो वो विफल हो गई थी। जनगणना विफल इसलिए हो गई थी, वो 4 वर्णों में बांट कर देश में जनगणना करना चाहते थे, वो नहीं हो पाया। और हाउस ऑफ कॉमन्स में उसके ऊपर बहस हुई। हाउस ऑफ कॉमन्स ने कहा कि जनगणना अपना मकसद नहीं पूरा कर पाई। लेकिन इसके बावजूद इस देश के ब्राह्मणों को तो पता लग गया, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को पता लग गया कि तमिलनाडु में भी कुछ लोग हैं जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। सबको पता लग गया नहीं, बंगाल में भी हैं बहुत से लोग जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। तो ब्राह्मणों में एक इस मामले को लेकर एक राष्ट्रीय चेतना पैदा हुई कि भाई ये सब लोग, हम लोग ब्राह्मण एक ही बिरादरी के हैं। तो इस तरह की चेतनाएं जो है, वो तो जातिगत पहले तो जातिगत गणना हुआ करती थी ना। 1930 में अंतिम जातिगत गणना हुई, उससे पहले जितनी भी जनगणनाएं होती थी सब जाति के आधार पर होती थी। उससे पता लग जाता था लोगों को कौन जातियां कहाँ क्या हैं, दूर दूर तक पता लग जाता। अच्छा, एक ब्राह्मण वहां भी बैठा हुआ है, एक ब्राह्मण 2000 किलोमीटर भी बैठा हुआ है, भले हमसे उसका कोई परिचय ना हो, कोई ताल्लुक ना हो, हम उसकी भाषा ना समझ पाए, उसका खाना ना खाते हो, उसकी पोशाक दूसरी हो, लेकिन ब्राह्मण के तौर पर सब जुड़ जाते हैं। मतलब ब्राह्मण को आप जाति के रूप में रख लीजिए, वो इस तरह से होता है। तो ये चीज जो है ना, इस जो नई जातिगत जनगणना हो रही है 1930 के बाद पहली बार, इस जनगणना का ये प्रभाव हो सकता है, इस प्रभाव के होने का पूरा अंदेशा है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी इस प्रभाव से बचना चाहती है। इसलिए वो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो है परिसीमन का और उसके साथ में महिला आरक्षण का, ये दोनों काम उस प्रभाव से बचाने के लिए अभी कर देना चाहती है। इसके लिए ये पूरा तामझाम पूरा का पूरा किया जा रहा है। अब आप सोचिए, जब ये महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ था, उसी वक्त विपक्ष ने कहा था कि आप इसको जनगणना और परिसीमन के साथ नत्थी मत कीजिए, अभी आप 543 सीटें जो हैं उन्हीं के अंदर आप आरक्षण दे दीजिए। ये दोनों काम होंगे तो उसी के अनुपात में वो अपने बढ़ जाएंगी सीटें। तो उसमें 2 बाधाएं थी। पहली बाधा ये थी कि अगर कहीं जनगणना नहीं हो पाती, अगर कहीं जनगणना में देर हो जाती, परिसीमन में देर हो जाती, कुछ और हो जाता, तो बहुत सारे पुरुषों की नेतागिरी खत्म हो जाती। तो 543
सीटों पे जो पुरुषों का जो प्रभुत्व है, वो 543 सीटों पे पुरुषों का जो प्रभुत्व है वो प्रभुत्व बना रहे और बढ़ी हुई सीटों में हम महिलाओं को 33% आरक्षण दे देंगे। ये पूरा एक डिजाइन तो ये थी इसकी, इसलिए उस वक्त नहीं देना चाहते थे। मतलब जो पुरुष पॉलिटिशियन है वो महिलाओं के लिए मुंह जबानी कुछ भी कहता रहे, लेकिन वास्तव में कोई सेक्रीफाइस करने के लिए, कोई कुर्बानी, 1 इंच कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं था। और ये सारी पार्टियों पर लागू है, ये सारी पार्टियों पर लागू, ऐसे केवल बीजेपी पर लागू नहीं है। किसी पार्टी का, सारी पार्टी के पुरुष जो थे वो इस बात को लेके, बिल्कुल इस बात को लेके उनमें एक अघोषित एकता थी कि भाई उनके निर्वाचन क्षेत्र ना छूटे किसी भी कीमत पर। उनके निर्वाचन क्षेत्र में एक औरत आए निकल के, भाई अब तुम तो चुनाव लड़ ही नहीं सकते, पर्चा केवल औरतें ही भर सकती हैं यहाँ पे, तो पार्टी को भी मजबूरन औरत को ही टिकट देना पड़ेगा। ये कानून बन जाएगा इस तरीके का। दलित, अच्छा हाँ, दूसरा सवाल मेरा ये था कि इसमें दूसरा पहलू और हम कह रहे हैं, उसके बाद आप कहिए। ये एक तो ये समस्या थी, इसकी वजह से 543 में नहीं दिया गया। और दूसरा पहलू यही था जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि भाजपा चाहती थी कि थोड़े दिन बाद मौका देखकर हम इसको अचानक करेंगे। आज हम नत्थी करने से इनकार कर रहे हैं और कल हम इसको नत्थी कर देंगे और उससे भविष्य की जातिगत जनगणना से जोड़ने की बजाय इसको हम पिछली जनगणना के साथ जोड़ देंगे। ये वो कर रहे हैं इसमें। अच्छा, अब इस काम को करने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है, सब लोग जानते हैं, और वो 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। तो इसलिए वो एक माइनर क्वेश्चन, एक ऐसा पॉइंट स्कोर करना चाहती है विपक्ष के ऊपर। जी, अच्छा, ये मेरा दूसरा सवाल ये था कि अभय जी, क्या एक नहीं दर्जनों उदाहरण ऐसे हैं जब भारतीय जनता पार्टी ने के नेताओं ने महिलाओं की अस्मिता से खिलवाड़ किया, उनके दुष्चरित्र के तमाम मामले सामने आए और कई मामलों में सरकारें बचाव करती हुई नजर आई। आपको लगता है कि भाजपा में इतनी नैतिकता बची? और तीसरा सवाल था कि क्यों नहीं भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला हो सकती? संघ का कोई प्रमुख मोहन भागवत की जगह अगली कोई महिला प्रमुख क्यों नहीं हो सकती? इन बातों पर भी महिलाओं को सम्मान देना है तो विचार नहीं करना चाहिए? बिल्कुल विचार करना चाहिए। मैं तो हमेशा ही इन प्रश्नों को उठाता हूं, मैं और दूसरे संदर्भों में भी मैं इन प्रश्नों को उठाता हूं। बहुत सारे हिंदुस्तान में मजहबी और धार्मिक संस्थाएं हैं, उनमें कभी भी महिलाओं को प्रमुख का दर्जा नहीं दिया जाता है कि नहीं। अब जैसे कि मान लीजिए तिब्बती बुद्धिज्म है, उसमें दलाई लामा कभी आज तक स्त्री नहीं हुआ। महिलाएं भिक्षुणी हो सकती हैं, दलाई लामा भी भिक्षुक हैं, देखा जाए दलाई लामा भी एक भिक्षुक हैं, और महिलाएं भी, लेकिन कभी भी स्त्री नहीं बनती। तो ये एक है समस्या। भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो महिला विरोध बहुत जबरदस्त है, इसकी कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में उसकी एक महिला शाखा है, राष्ट्र सेविका समिति, लेकिन उसको आप देखिए वो किस तरीके से लगातार पर्दे के पीछे रखी जाती है, वो कभी भी आगे निकल कर नहीं आती। उसकी राय को भी स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया जाता। वो केवल महिलाओं के गोलबंदी के काम तो वो लेते रहते हैं उससे, लेकिन कभी भी उसको वो प्रमुखता नहीं प्राप्त होती जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुरुष पक्ष को प्रमुखता प्राप्त होती है। मतलब ये आशीर्वाद ये दिया जाता है कि महिलाएं बलवान पुरुषों को जन्म दें, बलवती स्त्रियों को जन्म न दें। इस प्रकार की कोई दुआ नहीं दी जाती है। ठीक बात। और मंदिरों के मुख्य पुजारी भी महिलाएं नहीं होंगी, वो यहाँ भी पुरुष होंगे। तो इन सब असमानताओं को दूर करो ना। नहीं, उनका देखिए आप जो बात कह रहे हैं, आप एक सांस्कृतिक प्रश्न उठा रहे हैं, आप एक सभ्यता मूलक प्रश्न उठा रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी को इन चीजों से कभी कोई मतलब नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विशुद्ध राजनीतिक संगठन है। इनका एक ही इरादा है कि किसी तरीके से तिकड़म करके, झूठा प्रचार करके, झूठा सच्चा प्रचार करके, कुछ ही तरह करके लोगों को मुसलमानों के खिलाफ भड़का कर, या जब जहां जरूरत हो किसी और के खिलाफ भी भड़का कर सत्ता पर कब्जा कर लेना है। एक बार सत्ता पर कब्जा कर लिया, उसके बाद उस कब्जे को लगातार कायम रखना है। इससे पहले भी सत्ता पर उनका कब्जा हुआ अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में, तो उस कब्जे को कायम नहीं रख पाए। अचानक एक शॉक इलेक्शन हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में चुनाव हार गए। कम ही वोटों से हारे, लेकिन हार गए, चुनाव सत्ता से बाहर हो गए। अगर अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता से बाहर नहीं होते और लगातार सत्ता में बने रहते उस वक्त, तब आप देखिए इसी प्रकार की जो प्रवृत्तियां अभी दिखाई पड़ रही हैं, वो प्रवृत्तियां तब दिखाई पड़ती जब नरेंद्र मोदी के रूप में इनको पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा नेता मिला जिसने कुछ अतिरिक्त बेशी वोटों की जुगाड़ की, और उस जुगाड़ के जरिए उन्हें
स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया। उसमें विपक्ष की भी काफी कमियां थी, विपक्ष के वोट बिखरे हुए थे, उसकी ताकतें बिखरी हुई थी, विपक्ष इनकी डिजाइन को समझ नहीं पाया, पूर्वानुमान नहीं लगा पाया, ये सारी समस्याएं थी। इनकी पर हम लोग कई बार बात कर चुके हैं और आगे भी बात करते रहेंगे। तो अब इनको लगता है कि सत्ता पर कैसे कब्जा किया जाए, इसके लिए तरह तरह की प्रौद्योगिकी, तरह तरह की टेक्नोलॉजी ये विकसित करते रहते हैं। SIR एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी है। इसी तरीके से जो परिसीमन है, डिलिमिटेशन है, ये भी एक इसी तरह की टेक्नोलॉजी है। ये दो सत्ता से चिपके रहने की टेक्नोलॉजीज हैं। इन सबके बावजूद भी बंगाल आसानी से फतेह तो नहीं हो पाएगा। आज भी मेरे बंगाल के एक मित्र पत्रकार से बात हो रही थी, कह रहे थे असंभव लग रहा है, ममता बनर्जी ने जड़ें इतनी मजबूती से जमा ली हैं कि बीजेपी लाख जोर लगा के भी वहां कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। भले ज्ञानेश कुमार ने अपने कितने ज्ञान वहां उड़ेल दिया हो, लेकिन कामयाबी मिलती नजर नहीं आ रही। आपका क्या मानना है? देखिए, बंगाल के चुनाव के फैसले पर काफी कुछ भारतीय लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करेगा। अगर बंगाल में ममता बनर्जी के एक अच्छी गवर्नेंस देने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर उनका प्रशंसक नहीं हूं। ममता बनर्जी, बिल्कुल मैं स्पष्ट कर दूं, उन्होंने ऐसा नहीं है कि उन्होंने बंगाल को कोई एक ऐसी गवर्नेंस दी है जो बंगाल बहुत दिनों से उम्मीद कर रहा है। जैसे एक नीतीश कुमार के पहले दूसरे शासनकाल में इस प्रकार की छवि उभरी थी ना, सुशासन बाबू की। सुशासन क्या है? गुड गवर्नेंस है, और क्या है? तो वो ममता बनर्जी इस तरह की सुशासन श्री महिला नहीं रही कभी भी, लेकिन बंगाल के समाज के साथ में उनके बहुत गहरे ताल्लुक हैं, और बंगाली समाज भी अलग तरह का समाज है, और उन्होंने CPI-M से जो विरासत प्राप्त की थी, उस विरासत को उन्होंने अपने पक्ष में, ये इनके प्रकार सही गलत दोनों तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके उन्होंने इस्तेमाल किया, और सत्ता की निरंतरता कैसे कायम की जाती है, इसका एक दूसरा मॉडल स्थापित किया, जो कि भारतीय जनता पार्टी से अलग तरह का मॉडल है ममता बनर्जी। ये एक खास बात है, और इसका परिणाम ये हुआ कि वो लगातार लंबे अरसे सत्ता में है, लोकसभा चुनाव भी जीतती हैं और विधानसभा चुनाव भी जीतती हैं। आज भी मैं ये मानता हूं कि ममता बनर्जी चुनावी होड़ में भारतीय जनता पार्टी से आगे हैं। कितनी आगे हैं इसका तो सही अनुमान कोई भी नहीं लगा सकता कि आपको इंची टेप से नाप के बता दे कि वो कितनी आगे हैं, कितनी पीछे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं व्यक्ति मुझे आज तक मिला है जो ये कहता हो कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी होड़ में ममता बनर्जी से आगे है। एक भी व्यक्ति नहीं मिला मुझे आज तक। ठीक बात। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नहीं इस बात को कहते हैं। ये सबसे बड़ी बात है जो समझ सब रहे हैं। एक आखिरी सवाल, फिर तेल को लेकर ट्रम्प चचा ने बयान बदला है। अब इस जंग को आप किस रूप में देख रहे हैं? भाई देखिए, मेरी समझ तो ये है, आज मैंने 2-3 विशेषज्ञों से भी बातचीत की है, कि अब ये जंग जो है वो समाप्ति की तरफ है, और इसको ट्रंप ने साफ तौर पर कह भी दिया है। इस्लामाबाद की वार्ता विफल होने के बाद भी देखिए जंग शुरू नहीं हुई, और तरह तरह की तिकड़में हुई कि हम ये नाकाबंदी कर देंगे, वो नाकाबंदी कर देंगे, हम ये उड़ा देंगे, वो उड़ा देंगे, ये नहीं। और ट्रंप ने अपनी जंग से निकलने की जो ट्रंप की इच्छा है, उस इच्छा को इस रूप में भी व्यक्त किया है कि उन्होंने इजराइल और लेबनान के बीच में एक 10 दिन का युद्ध विराम भी घोषित कर दिया है। हिजबुल्लाह के साथ नहीं, यहाँ खा कीजिए। देखिए, वहां पर लेबनान में 2 ताकतें हैं, लेबनान में 3 ताकतें सक्रिय हैं। ईरान आक्रामक है, हिजबुल्लाह है, और लेबनान की सरकार है। लेबनान की सरकार और हिजबुल्लाह एक मंच पे नहीं है, उन दोनों के बीच में भी टकराव है? तो वो हिजबुल्लाह के साथ मुकाबला नहीं हुआ है, वहां हुआ है। तो उससे कम से कम एक ही हो गया है कि इससे एक संदेश गया है कि आप ईरान के बारे में ठीक ठाक तरीके से बातचीत हो जाए। अगर 1 हफ्ते के अंदर या 10 दिन के भीतर ये जंग बंद हो जाती है, तो सारी दुनिया राहत की सांस लेगी, धीरे धीरे रिकवरी होगी। तेल एक ऐसी चीज है जिसके दाम रॉकेट की तरह बढ़ते हैं और बहुत ही धीरे धीरे कम होते हैं। तेल पल भर में $100 पार कर जाएगा, $120 पार कर जाएगा, लेकिन दोबारा 70-80 पे आने में उसको 1 साल लग जाएगा। 1 साल लग जाएगा, ठीक। तो जंग बंद हो जाने के बाद भी भारत जैसी अर्थव्यवस्थाएं ऊर्जा की कमी का शिकार बनी रहेंगी। ठीक बात। और अब चुनौती क्या है? 29 तारीख को वोट पड़ जाएंगे, और आप 4-5 दिन और दे रही है, 4 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। यक्ष प्रश्न क्या है भारत का? यक्ष प्रश्न ये है, क्या 29 तारीख को या 4 तारीख को पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी? कितनी बढ़ेंगी? अगर सरकार ये तय करती है कि हम इनकी कीमत उसके बावजूद नहीं बढ़ने देंगे, तो मैं समझता हूं बुद्धिमानी की बात होगी।
अगर सरकार ये तय करती है कि हम पेट्रोल की कीमत बढ़ा देंगे लेकिन डीजल की नहीं बढ़ाएंगे कीमत, वो भी एक तरह की बुद्धिमानी होगी, क्योंकि डीजल कीमत बढ़ाने से सामान्य हर चीज पर असर पड़ता है। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने से तो केवल जो लोग अपनी मोटरसाइकिलों में और कारों में पेट्रोल भरवाते हैं उन्हीं के ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि डीजल सामान्य जिन चीजों में ढोया जाता है वो पेट्रोल से नहीं चलती। तो ये सब देखने की बात है। या सरकार तय करती है कि नहीं, हम कीमत बढ़ने ही नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए। तो अगर सरकार ने कीमत नहीं बढ़ने दी तो जो महंगाई का बम मई में फूटने वाला है वो थोड़ी देर के लिए स्थगित हो जाएगा, हमेशा के लिए नहीं जाएगा, स्थगित हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। तो सरकार तो वो एक दूसरे किस्म का सोच होगा उसके पीछे, दूसरे किस्म की प्रतिक्रिया। देखना यह है कि सरकार का सोच उस वक्त क्या होता है, उसके सलाहकार क्या राय लेते हैं, मोदी जी की प्राथमिकताएं उस वक्त क्या होती है। क्या वो केवल तेल कंपनियों को मुनाफा जारी रहे, केवल ये सोचते हैं, या भारत की जनता की भी कोई फिक्र करते हैं, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल ठीक बात है। और आखिरी सवाल की चौथी नंबर की अर्थव्यवस्था है, एंकर एंकरियां नाच रहे थे, रिपोर्ट सारी अब छठी में पहुंच गए, एंकर एंकरियां सन्नाटा है, कोई चर्चा ही नहीं कर रहा कि अर्थव्यवस्था क्यों गिर रही है भारत की। आपका क्या मानना है? अरे ये सब बेकार की बातें हैं, पहले भी बेकार की बातें थी और युद्ध के बाद तो बिल्कुल बेकार की बातें हैं। पूरी दुनिया की ही अर्थव्यवस्था सांसत में है। सारी दुनिया में जो ग्लोबल जीडीपी है वो नीचे जाएगा, सब लोग जानते हैं। अभी 1-1.5 साल तक कहीं किसी की कोई रिकवरी नहीं होने वाली है। इस जो गिरावट आएगी, इस गिरावट से कौन कैसे मैनेज करेगा, कैसे प्रबंधित करेगा, ये एक बड़ा प्रश्न है जो हर एक के सामने मुंह खोले खड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे समय दिया बातचीत की। थैंक यू। ये थे अभय दवे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी और मैं फिर कह रहा हूं कि आपको भी लगा होगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी राम रहीम, चिन्मयानंद, नित्यानंद, कुलदीप सेंगर जैसे जो महिलाओं के शोषण के आरोपी लोग रहे हैं उनके संग खड़े होती है तो फिर वो कैसे महिला आरक्षण की और महिलाओं के सम्मान की बात कर सकती है। तमाम नेता भरे हुए हैं बीजेपी में, क्यों नहीं मोहन भागवत कहते हैं कि अब संघ का प्रमुख महिला होगा, क्यों नहीं कहा जाता कि मंदिर के मुख्य पुजारी महिला होंगी, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला होगा। महिलाओं की बात केवल पार्लियामेंट में वोट पाने के लिए, बंगाल का चुनाव जीतने के लिए होती है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? कमेंट जरूर करिएगा, मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। शुक्रिया।